गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। एग्रीमेंटर्स में स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम ब्रिज बिहारी पांडे है, डॉक्टर ब्रिज बिहारी पांडे। रिसेंटली मैंने अपना अभी पीएचडी कंप्लीट किया है और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो ये बड़ा कॉमन टॉपिक है फिजियोलॉजी के अंदर और आई थिंक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को आइडिया होगा ही कि जैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं, किसने किस प्लांट ग्रोथ हार्मोन को डिस्कवर किया, क्या उनके प्रीकर्सर्स हैं, किन प्रीकर्सर्स से कहने का मतलब है उन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बनते हैं प्लांट्स के अंदर। और इसके रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम दैट हम बहुत सारी चीजों पर भी देखेंगे। मतलब कहने का यह है कि हम ईच प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करेंगे, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था सेक्स। सबसे पहले सेक्स ने ये प्रपोज किया दुनिया के सामने कि शायद कुछ ऐसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन, उन्होंने ना बोलकर उन्हें केमिकल सब्सटेंसेस बोला, कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। उन्हें नहीं पता था किस तरह से कंट्रोल करते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता था कि किस तरह के केमिकल कंपाउंड्स हैं, क्या सब्सटेंसेस हैं। जस्ट उन्होंने एक थ्योरी रखा, एक प्रपोजल रखा दूसरे साइंटिस्ट के सामने और फिर इस प्रपोजल के साथ में ही प्लांट ग्रोथ हार्मोन की डिस्कवरी की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते क्या है। तो सबसे पहले बात यही आती है कि ये कहां सिंथेसाइज होते हैं, कितनी अमाउंट में सिंथेसाइज होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। तो आज हम इस पूरी क्लास में, इस पूरे लेक्चर में और सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, क्या क्या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है क्या। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, अभी सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हमारे दिमाग में क्लिक होता है। तो प्लांट हार्मोन्स एक ग्रुप है जिसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एज वेल एज प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स दोनों ग्रुप्स को इंक्लूड किया जाता है। अभी हम देखेंगे आगे वाली स्लाइड्स में, कुछ आने वाले मिनट्स में हम देखेंगे कि क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं और क्या प्लांट इनिबिटर्स हैं। लेकिन ये ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं। अब चाहे वो ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे हो, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हो, या फिर चाहे ग्रोथ को इनिबिट कर रहे हो, इनिबिटरी इफेक्ट दे रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ को अल्टीमेटली रेगुलेट किया जा रहा है इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है। तो अब केमिकल नेचर ऑफ प्लांट हार्मोन्स, तो अब सब लोगों को पता है कि ये प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट साइट्स पर प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर। कुछ प्लांट हार्मोन्स लीव्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, कुछ प्लांट हार्मोन रूट के अंदर भी सिंथेसाइज होते हैं और कुछ प्लांट हार्मोन फ्रूट के अंदर भी सिंथेसाइज होते हैं, या फ्रूट जब मेच्योरिटी पे आता है तब सिंथेसाइज होते हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन हैं जो कब, कहां और कैसे सिंथेसाइज होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आर, ये देखिए आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर न्यूमरस केमिकल सब्सटेंसेस, दे आर केमिकल इन नेचर, रिमेंबर दैट थिंग। ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर्स में कार्बन प्रेजेंट होते हैं और जब भी किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर में कार्बन होता है हम उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं इन प्लांट की, और जो प्लांट की ग्रोथ को बड़े अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंस करते हैं। हमें नहीं पता या घटाएंगे या बढ़ाएंगे, ग्रोथ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे वो हम अभी आगे जाके देखने वाले हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ इन्फ्लुएंसिंग द प्लांट ग्रोथ, ऑल्सो दे कंट्रोल सेवरल प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो वो किस टाइप के प्रोसेस हैं, क्या प्रोसेस हैं, अब इनकी देखने की बात करनी है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और ये आता है, कितनी अमाउंट में ये प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी हमने चाहिए। तो गाइज हमेशा याद रखिए, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की बहुत माइन्यूट अमाउंट ही सफिशिएंट होती है किसी भी प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए। वेरी माइन्यूट अमाउंट वी रिक्वायर। जब भी आप कभी कोई प्लांट ग्रोथ हार्मोन का एक्सपेरिमेंट देखेंगे या कभी भी आप उनसे कोशिश करेंगे उन्हें अप्लाई करने का, तो आप देखते होंगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन हम रखते हैं वो पीपीएम्स में रखते हैं, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन एक बहुत छोटी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है। आप अगर देखें तो एक पीपीएम मतलब होता है कि आप 1 मिलीग्राम जब 1 लीटर में मिला दे रहे हैं, 1 लीटर में, दैट इज इक्वल टू 1 पीपीएम।
1 ppm। तो आप लगाइए कि कितनी माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन सफिशिएंट है प्लांट के किसी भी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इस प्रकार से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बहुत माइन्यूट अमाउंट ही सफिशिएंट है किसी प्लांट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब हम बात करने वाले थे कि प्लांट की ग्रोथ को कैसे ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जनरली टू वेज में ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, दैट इज प्लांट ग्रोथ। तो जो फर्स्ट हमारा एक क्लासिफिकेशन अगर देख रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो बनता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स का। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, आप लोगों को नाम से समझ आ रहा होगा, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स इसका मतलब है कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स या ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने का मतलब क्या है, उसको बढ़ाते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वेयर एज अगर आप दूसरे ग्रुप्स को देखें, दीज आर प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स। आपको नाम से समझ आ रहा है इनिबिटर्स, दे आर इनिबिटर, ये ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। अब आता है बात कि कैसे क्या करते हैं प्रमोशन में। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स जनरली सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं, सेल एनलार्जमेंट प्रमोट करते हैं, फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं, फ्रूटिंग प्रमोट करते हैं और सीड फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो प्लांट ग्रोथ प्रमोशंस में आते हैं। अब कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपके सामने यहां एग्जांपल लिखे हुए हैं, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स। सो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इन प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इन 3 प्लांट ग्रोथ हार्मोन से जनरली देखने को मिलेंगे। अगर आप दूसरी बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट दिस, देन द प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स आर द केमिकल्स दोज इनिबिट द प्लांट ग्रोथ एंड प्रमोट द डॉर्मेंसी एंड एब्साइसेशन इन द प्लांट। आप सब लोगों को पता होगा कि डॉर्मेंसी, एब्साइसेशन एंड सनेसेंस, these all plant processes are related to inhibition of growth, is it or not? तो ये जो वो प्रोसेस हैं, ये प्रोसेसेस इन 2 मेजर प्लांट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, दीज आर एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। तो इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हार्मोन शब्द कहां से आया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, हार्मोन इज अ ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, ऐसा करके आपको बी और सी जो भी एग्जांपल होंगे वो दे दिए जाएंगे। तो आपने ये याद रखना है, हार्मोन इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है टू स्टिमुलेट, स्टिमुलेट समथिंग, टू स्टिमुलेट समथिंग, वेदर दे आर स्टिमुलेटिंग प्लांट ग्रोथ, दे आर स्टिमुलेटिंग फ्रूट ग्रोथ, दे आर स्टिमुलेटिंग रूट ग्रोथ, हमें नहीं पता क्या, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से हार्मोन जो है उस शब्द का मतलब होता है टू स्टिमुलेट समथिंग, ठीक है। अब अगर स्ट्रिक्ट सेंस में अगर आप डेफिनेशंस की तरफ देखते हैं तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसा हमने बात किया कि ऑर्गेनिक नेचर में होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट होता है, और जब भी किसी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट होता है तब उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। सिंथेसाइज होते हैं कहां पर, प्लांट के एक पार्ट में, जनरली बोल सकते हैं सेल्स के अंदर, और जहां सिंथेसाइज होते हैं वहां से निकल के किसी और दूसरे प्लांट पार्ट्स में जाके वहां की सेल्स में ये प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, द प्लांट हार्मोन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन वन पार्ट ऑफ प्लांट एंड ट्रांसलोकेटेड टू द अनदर पार्ट। अब बात आती है कि कैसे ट्रांसलोकेट होते हैं। तो जनरली प्लांट के अंदर आप सब जानते ही होंगे कि वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी टाइप के प्लांट के अंदर ग्रोथ ट्रांसपोर्ट के लिए। आप चाहे फूड का ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, आप चाहे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, उसी प्रकार से ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी सारे के सारे वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और हमने अभी देखा कि बहुत माइनर अमाउंट और माइनर कॉन्सेंट्रेशन सफिशिएंट होती है इन ग्रोथ हार्मोन्स की। तो दीज रिक्वायर्ड इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट मच कॉन्सेंट्रेशन इज सफिशिएंट टू इन्फ्लुएंस एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब वो क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा, डिपेंड करता है कौन सा प्लांट हार्मोन है, किस स्टेज में हमें उसे अप्लाई किया है प्लांट की। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि अब ये जाकर कौन से प्लांट हार्मोन्स को, कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम कौन कौन से हार्मोन पढ़ते हैं जनरली। तो अभी तक बहुत सारे हार्मोन्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, बट ये जो प्लांट हार्मोन आप देख रहे हैं यहां पर, ऑक्सिन, जिबरलिन,
साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। इन्हें टॉप 5 या 5 बोला जाता है। हाँ, 5 बेस्ट हार्मोन्स। ये एक्सटेंसिवली स्टडीड प्लांट हार्मोन है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं 5 प्लांट हार्मोन से आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो हम आज डिस्कस करेंगे एक एक प्लांट हार्मोन के बारे में, एवरीथिंग वॉट एवर वी आर एबल टू डिस्कस विद यू। हम यहाँ सारे पॉइंट्स को पिक करेंगे आज, और इसके साथ ही हम प्रोबेबल कहां कहां क्वेश्चन बन सकता है उस प्लांट हार्मोन में, इसके बारे पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑक्सिन में बनता है वो यही बनता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन कौन सा है। तो आपको बिना देखे बिना सोचे समझे एकदम याद होना चाहिए कि हमेशा आपको ऑक्सिन ही आंसर लगाना है। ऑक्सिन ऐसा प्लांट हार्मोन है जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था प्लांट्स के अंदर। इसकी डिस्कवरी के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और बहुत सारे साइंटिस्ट इससे एंगेज थे। फॉर एग्जांपल आप देखें तो बॉयसन जेनसन एक साइंटिस्ट थे। अपार्ट फ्रॉम दैट डार्विन ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे इस ऑक्सिन की डिस्कवरी के दौरान। बट एट लास्ट फाइनली फ्रीस्ट डब्ल्यू वेंट, ये एक साइंटिस्ट थे, एफ वेंट, फ्रीस्ट वेंट, इनको इस ऑक्सिन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट ओट के ऊपर किए थे और जो एक्सपेरिमेंट थे उनके दौरान इन्होंने ये देखा कि जब प्लांट को हम एक, मान लीजिए आपने प्लांट को एक बॉक्स में बंद किया और साइड से आपने एक होल मतलब या फिर कह सकते हैं एक जगह दिया जहां से सनलाइट आ रहा है। इन्होंने थोड़े दिनों बाद क्या देखा कि ये प्लांट इस तरह से सनलाइट की तरफ टर्न हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। Whenever there is a movement which occur in response to one factor, or we can say sunlight in relation to sunlight, that is called prototropism. अगर आप रूट का बात करते हैं तो रूट हमेशा नीचे की तरफ जाने का टेंडेंसी रखता है। That is mean it is nothing but root shows graviotropism movement. ओके, सो जब यहां पर इस तरह से एफडब्ल्यू वेंट ने ऑब्जर्व किया कि प्लांट लाइट्स की तरफ में टर्न हो रहे हैं, तब इन्होंने पता लगाया कि यहां पर डेफिनेटली कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। और बाद में जब उन्होंने आइसोलेशन किया इस केमिकल कंपाउंड का तो इसे ऑक्सिन नाम दिया गया। अब आप ये मत सोचिए कि ऑक्सिन कोई अकेला हार्मोन है। एक्चुअली ऑक्सिन एक ग्रुप है प्लांट हार्मोन्स का, इसीलिए हम जनरली ऑक्सिन्स बोलते हैं इसे। ऑक्सिन्स इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन जिसके अंदर बहुत सारे नेचुरल अकरिंग प्लांट हार्मोन्स आते हैं। प्लांट के अंदर कोई ऑक्सिन करके सब्सटेंस नहीं होता है, लेकिन और बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, और इन सबको मिलाकर एक कंबाइन करके एक नाम दिया जाता है जिसको हम ऑक्सिन बोलते हैं। तो ये सबसे पहले ऑक्सिन ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। और ये जो ऑक्सिन टर्म है, जैसा कि यहाँ सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, दैट इज अ टर्म दैट अप्लाइड टू ऑल नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड दैट हैव ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे आप देखते हैं तो अगर नेचुरली अकरिंग जो मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म है ऑक्सिन्स की वो होती है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये जो IA है ये प्लांट के अंदर मिलने वाला सबसे ज्यादा मिलने वाला, नेचुरली मिलने वाला ऑक्सिन है। इसके अलावा भी बहुत सारे नेचुरली मिलने वाले ऑक्सिन हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर हम आप देखते हैं तो IBA, इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड, IAN भी एक एग्जांपल है, इंडोल एसिटोनाइट्राइल। तो ये कुछ करके ये कुछ और प्लांट नेचुरली अकरिंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। अब आप ऐसा मत सोचिए कि ऑक्सिन कौन सा है। देखिए ऑक्सिन IAA भी है, IBA भी है, IAN भी है, और कलेक्टिवली जब इन सबको हमने एक साथ बोलना है तो हम इजी करने के लिए ऑक्सिन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन एज वेल एज जो हमारा पहला क्वेश्चन यही बन गया कि ये पहला फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका सिंथेसिस कहाँ होता है। भाई प्लांट के अंदर बहुत सारी जगह हैं जहां पे प्लांट ऑक्सिन को सिंथेसाइज करता है, बट ऑलवेज रिमेंबर एक चीज हमेशा याद रखिए कि ऑक्सिन हमेशा प्लांट के एपिकल पोर्शन पे बनता है, यंग पोर्शन पे, जो मेरिस्टेमेटिक पोर्शन होता है, यंग पोर्शन, वहां पे ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है। अब वो रूट का भी यंग पोर्शन हो सकता है, जैसे कि मैं कहूं कि रूट टिप्स, शूट का भी यंग पोर्शन हो सकता है, मैं कहूं कि शूट टिप्स। तो ये वो सारी जगह है जहां पर ऑक्सिन सिंथेसाइज रखता है। तो ये एक और क्वेश्चन आपका यहां पर क्लियर होता है कि वेयर ऑक्सिन एक्चुअली सिंथेसाइज। ओके, सो हम सब ने पता है अब
क्लियर है हम लोग, हमने देख लिया है कि ऑक्सिन हमेशा एपिकल पार्ट्स पे बनता है। अब वो एपिकल पार्ट रूट का भी हो सकता है, अब वो एपिकल पार्ट रूट्स का भी हो सकता है और शूट्स का भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, वेदर इट इज सिंथेसाइज ऑन द रूट टिप्स और शूट टिप्स। ठीक है, सब लोग क्लियर हैं। अब अगला एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है सर आपने देख लिया कि रूट में बनता है, शूट में बनता है, टिप पोर्शन में बनता है या नए मेरिस्टेमेटिक पोर्शन में बनता है। अब बात आती है कि बनता किससे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लांट के अंदर जो ऑक्सिन बनाने के लिए जिम्मेदार एक केमिकल है दैट इज कॉल्ड ट्रिप्टोफेन। आपको पता होगा ट्रिप्टोफेन एक अमीनो एसिड भी है। तो ट्रिप्टोफेन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के अंदर ऑक्सिन को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां जिन ऑर्गेनिजम्स में ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट नहीं होता वहां पर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट क्या करके ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। तो जहां जिन ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह की बात करते हैं वहां ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट नहीं होता अमीनो एसिड, तो वहां कैसे ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है। तो वहां पर इंस्टेड ऑफ ट्रिप्टोफेन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ये जो करके एक कंपाउंड है ये ऑक्सिन के सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं और क्या क्या है ऑक्सिन में हमारे पास, सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सिन कोई अकेला हार्मोन नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, और इस ग्रुप में बहुत सारे नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स आते हैं जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल एसिटोनाइट्राइल। तो पहला लाइन यही लिखा हुआ है कि प्लांट प्रोड्यूस नेचुरल ऑक्सिन्स सच एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, और इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिन्स बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज नेचुरल ऑक्सिन्स बहुत सारी केमिकल फॉर्म्स और सिंथेटिक फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल है। एक्चुअली अब आप कमर्शियली इनको यूज करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आपने पहली स्लाइड में देखा कि ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट देम। और आप उसको आइसोलेट करें, फिर क्रिस्टलाइज करें, फिर बॉटल्स में फिल करके मार्केट में सेल करें, फिर उसको फार्मर यूज करें। तो डायरेक्ट कुछ कंपनीज होती हैं, केमिकल कंपनीज और लैब्स में हम सिंथेटिक ऑक्सिन बनाते हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और सेम एकदम फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं जैसे कि नेचुरल ऑक्सिन बिहेव करते हैं प्लांट्स के अंदर। इनके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि आप यहाँ लिखे हुए देख रहे होंगे, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड 2,4-D और 2,4,5-T। दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन प्लांट सिंथेटिक प्लांट ऑक्सिन्स जो जनरली आजकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बड़े लेवल पे यूज होते हैं फार्मर्स के थ्रू। तो यहां पर हमने इस स्लाइड में दो चीजें देखी कि नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं और सिंथेटिक प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं। तो सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स में आप नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड देख सकते हैं, 2,4-D इज अनदर एग्जांपल, 2,4,5-T दैट इज अनदर एग्जांपल। ये भी एक सिंथेटिक ऑक्सिन है जो प्लांट्स के अंदर बहुत मेजरली यूज होता है। जनरली 2,4,4-D और ये आपका 2,4,5-T, ये दोनों हर्बिसाइड की तरह प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप इन दोनों हार्मोन्स का भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन यूज करने वाले हैं 2,4-D और 2,4,5-T का, तो ये फ्रूट तो ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग को प्रमोट करने लगते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर इंक्रीज करते हैं एज वेल एज फ्रूट साइज को इंक्रीज करते हैं अगर आप इन केमिकल्स को लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर अप्लाई करते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 10 to 15 ppm। और अगर आपको इन दोनों हार्मोन्स को हर्बिसाइड की तरह यूज करना है तो आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, जो कि जाएगा लगभग 200 ppm के ऊपर। अभी भी देखिए पीपीएम, हम यहाँ पीपीएम में ही बात कर रहे हैं। अगर आप ग्राम और मिलीग्राम और इंच लेवल पे जाके देखें, किलोग्राम लेवल पे जाके देखें, तो पीपीएम एक बहुत छोटा कॉन्सेंट्रेशन है। इतना कॉन्सेंट्रेशन भी सफिशिएंट है प्लांट के अंदर इन प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसीलिए हमने पहली स्लाइड में बोला था कि वेरी माइन्यूट अमाउंट इज रिक्वायर्ड ऑफ दीज प्लांट हार्मोन्स टू इन्फ्लुएंस एनी प्लांट प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर ऑक्सिन के क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले आपने देखा ही होगा एपिकल डोमिनेंस। अब बच्चे लोग इसको क्या है मगअप कर लेते हैं, एपिकल डोमिनेंस, उन्हें पता नहीं होता एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। देखिए एपिकल डोमिनेंस कुछ नहीं होता, आपको नाम से यहां समझ आ रहा होगा। एपिकल और डोमिनेंस
यानी कि एपिकल पोर्शन की डोमिनेंस किसके ऊपर, लेटरल पोर्शन के ऊपर। आपने बहुत सारे गार्डन्स में देखा होगा कि जो माली लोग होते हैं वो प्लांट के एपिकल पोर्शंस को रिमूव करते हैं, सिंपली पिक करते हैं। उससे करने से क्या होता है, प्लांट की जो लेटरल ग्रोथ होती है, ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। क्यों? अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन कहां सिंथेसाइज होता है, प्लांट के टिप पोर्शंस पे, शूट पोर्शन पे। सपोज टू बी ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, तो आपका ऑक्सीजन कहां सिंथेसाइज हो रहा है, इन टिप पोर्शंस पे। अब आपने ऑक्सीजन एक तरीके से जब उस फार्मर ने या उस गार्डनर ने इन टिप पोर्शंस को रिमूव कर दिया तो ऑक्सीजन चला गया। अब ऑक्सीजन चला गया तो एपिकल डोमिनेंसी चली गई, एपिकल पोर्शन की डोमिनेंसी ओवर द लेटरल पोर्शन वो चली गई। और क्या होता है फिर, जो प्लांट के लेटरल पोर्शन होते हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं, क्योंकि इन लेटरल पोर्शन की टिप्स पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीजन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, एपिकल डोमिनेंसी नहीं दिखा पाएगा, और यहां जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनके टिप पोर्शन पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो अब इन लेटरल पोर्शन की ग्रोथ को प्रमोट करने लगता है। तो इसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी। जब तक प्लांट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हायर अमाउंट में प्रेजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ एपिकल पोर्शन की ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसे ऊपर लेके जाना या लॉन्गिट्यूडनली या ग्रोथ में प्रमोट करता है। और इसे ही बोलते हैं क्या, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड ये एक बेस्ट फिनोमिना है एपिकल डोमिनेंस, आपने हमेशा याद रखना है। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं एपिकल डोमिनेंस इज रिलेटेड टू विच प्लांट हार्मोन। तो आप आंख बंद करके आराम से ऑक्सीजन लगाइए। अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स IA अवेलेबल होगा, IBA अवेलेबल होगा, आप वहां टिक करिए, क्योंकि मैंने बोला कि ऑक्सीजन करके कोई एक हार्मोन नहीं है, इट्स ए ग्रुप ऑफ हार्मोन। ठीक है। दूसरा चीज आता है सेल इलोंगेशन एंड वॉल रिलैक्सेशन। यस, ऑब्वियसली प्लांट के अंदर ऑक्सीजन सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, लेकिन जिब्रेलिन भी एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट के सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप सब लोग जानते होंगे। अब कंफ्यूजन यहां क्रिएट होता है कि अगर ऑप्शन में मेरे पास जिब्रेलिक एसिड भी दे दिया है और ऑक्सीजन भी दे दिया है और क्वेश्चन पूछ लिया है कि विच हार्मोन कंट्रोल द सेल इलोंगेशन प्रोसेस। अब यहां कंफ्यूजन होगा कि सर हमने ऑक्सीजन में भी ये बात किया था सेल इलोंगेशन वाला, और हमने जिब्रेलिक एसिड में भी बात किया था। देखिए, हर प्लांट हार्मोन के कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। जिब्रेलिक एसिड के बारे में हम जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जिब्रेलिक एसिड की खोज ही सेल इलोंगेशन के रूप में हुई थी। जब जापान में एक डिजीज स्प्रेड हुआ, बकानी डिजीज, तो वहां क्या देखा, उस डिजीज के अंदर प्लांट अनयूजुअली लंबे हुए जा रहे हैं बस। तो कहने का मतलब क्या था कि स्टेम पोर्शन की सेल क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली तरीके से सेल इलोंगेट हो रही थी। तो अब अगर आप देखें तो सेल इलोंगेशन जो है एक प्राइमरी फंक्शन है जिब्रेलिक एसिड का। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप पहले जिब्रेलिक एसिड को आंसर लगाएंगे, ना कि ऑक्सीजन को। अगर ऑप्शन में आपको जिब्रेलिक एसिड नहीं मिलता है तब आप ऑक्सीजन पर जा सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछते हैं देन विच हार्मोन कंट्रोल सेल डिवीजन प्रोसेस। अब आपको ऑप्शन में दे दिया ऑक्सीजन, आपको ऑप्शन में दे दिया साइटोकाइनिन, आपको ऑप्शन में दे दिया जिब्रेलिक एसिड, और मान लीजिए आपको इथिलीन दे दिया। अब आप सोचेंगे कि सेल डिवीजन अब मैं किस पे लगाऊं। कुछ बुक्स में, कुछ नोट्स में आपको सेल डिवीजन भी लिखा हुआ मिल जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, जिब्रेलिक एसिड भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, और ये कुछ नहीं करते। ये सारी चीजें कंफ्यूजन लीड करती हैं। आप एक और बार ध्यान दीजिए थोड़ा कि साइटोकाइनिन की खोज जब हुई थी तो इसे स्टार्टिंग में नाम ही दिया गया था फैक्टर, काइनेटिन फैक्टर, दैट इज समहाउ कंट्रोल द डिवीजन, सेल डिवीजन। ओके, तो यहां नाम में ही है साइटोकाइनिन, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेल डिवीजन वाला प्रोसेस है ना, वो साइटोकाइनिन का प्राइमरी फंक्शन है। और ऐसी कंडीशंस अगर आपको आती है तो आपने सबसे पहले साइटोकाइनिन को टिक करना है, आंसर करना है। ठीक है। अगर साइटोकाइनिन अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में, तब फिर आपके पास चॉइस बनती है ऑक्सीजन टिक करना है या जिब्रेलिक एसिड टिक करना है या इथिलीन टिक करना है। वैसे जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, कंफ्यूजिंग टाइप के, आपको सिंपल पूछे जाएंगे दैट सेल डिवीजन कौन कंट्रोल करता है। सिंपल आपको ऑप्शन में साइटोकाइनिन देखने को मिलेगा, आप वहां टिक करिए। सेल इलोंगेशन कौन कंट्रोल करता है, आपको जिब्रेलिक एसिड देखने को मिलेगा, आप टिक करिए। एपिकल डोमिनेंसी कौन कंट्रोल करता है, तो आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, आप सिंपल टिक करिए। पर आपने याद सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होने चाहिए हर प्लांट हार्मोन के।
ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज एक आती है कि सेल डिफरेंशिएशन। व्हाट इज दैट सेल डिफरेंशिएशन? जो वेस्कुलर टिश्यूज बनते हैं उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। जाइलम रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर के ट्रांसलोकेशन के लिए रूट से लेके शूट पोर्शन तक, और फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल होता है फूड ट्रांसलोकेशन के लिए, जो कि लीव्स में सिंथेसाइज होता है और उसको फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसी टाइप से सेल डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है कौन? अपना ऑक्सिन। ये जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है। अब बात आती है रूट इनिशिएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस केस हम कह सकते हैं कि ऑक्सिन बड़ा ड्रामेटिक रोल शो करता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁶ रखते हैं, यानी कि कहूं तो इसके नीचे अगर आप कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं तो ऑक्सिन रूट ग्रोथ को प्रमोट करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁶ से, तो ऑक्सिन क्या करने लगता है? रूट ग्रोथ को इनिबिट करने लगता है। तो यहां पर हम ये एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि हार्मोन्स के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं प्लांट के अंदर, वो डिपेंड करते हैं बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे भी। उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपने कितनी अप्लाई की, आपने कौन सी स्टेज पे उन्हें अप्लाई किया प्लांट की, आपने कौन सी फॉर्म और किस प्लांट ऑर्गन पे अप्लाई किया, तो ये सारे फैक्टर मिलके एक प्लांट के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यस, बट हम अगर 10⁻⁶ कॉन्सेंट्रेशन के नीचे रखते हैं तो ये रूट इनिशिएशन को प्रमोट करते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है रूट इनिशिएशन को प्रमोट करते हैं, लेकिन इनिबिट कर रहे हैं रूट ग्रोथ को। दैट इज नथिंग बट इफ द कॉन्सेंट्रेशन गोज बियॉन्ड दिस लेवल, देन दे स्टार्ट इनिबिटिंग द रूट ग्रोथ। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। यस, देन अपार्ट फ्रॉम दीज फंक्शंस और कुछ फंक्शंस हैं जैसे ग्रेवियोट्रोपिज्म। अभी हमने थोड़ा देर पहले बात किया कि जो ग्रेविटी को कंट्रोल करने वाला मूवमेंट है, ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में जो रूट का ग्रोथ होता है उसे ग्रेवियोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसी प्रकार से जब सनलाइट के रेस्पॉन्स में कोई ग्रोथ होता है तो उसे फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। देखिए नाम से है, ग्रेवी मीन्स ग्रेविटी, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, फोटो मीन्स लाइट और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल रोल है जो प्लांट जो जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं। विच प्लांट हार्मोन कंट्रोल द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो ऑक्सिन है वो जनरली आप प्लांट में फीमेलनेस को प्रमोट करता है। किस चीज को प्रमोट करता है? फीमेलनेस को। अगर आप जिब्रेलिक एसिड देखते हैं तो वो मेलनेस को प्रमोट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिए। सीड इंडस्ट्रीज वगैरह में जिब्रेलिक एसिड मेलनेस प्रोड्यूस करने के काम आता है, तो वहां पे सीड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में जिब्रेलिक एसिड बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप। जैसा मैंने आपको 2,4-D 2,4,5-T और NaA में बात किया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ जब आप अप्लाई करते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब आप अप्लाई करते हैं, तो ये जो हमारे ऑक्सिन्स हैं ये फ्रूट ड्रॉप को भी कंट्रोल करते हैं, फ्लावर ड्रॉप को भी कंट्रोल करते हैं, और फ्रूट थिनिंग में भी। कहने का मतलब है ये फ्रूट की ग्रोथ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, उनके नंबर्स इंक्रीज करते हैं। जो कुछ फार्मर्स अभी कभी कभार सिचुएशन लेकर आते हैं कि सर फ्रूट बन तो रहा है लेकिन मेच्योर नहीं हो पा रहा है, इमेच्योर स्टेज में टूट जा रहा है, तो उस कंडीशंस में हम रिकमेंड करते हैं कि आप ऑक्सिन का स्प्रे करिए 10 to 15 ppm, दैट इज बेस्ट। आपके फ्रूट सस्टेन भी करेंगे प्लांट पे और मैच्योर भी होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इथाइलिन ऑल्सो कंट्रोल अदर हार्मोन प्रोडक्शन, जिसमें कि इथाइलिन सबसे पहला हार्मोन है जिसके प्रोडक्शन को ऑक्सिन कंट्रोल करता है। Okay, apart from that, yeah, that topic already, that point we already covered, xylem differentiation and help cell division. Apart from that, that also promote abscission. Again, abscission is a process that is exclusively associated with the hormone abscisic acid. But here, auxin is also responsible for abscission. तो यहाँ आपको ये दोनों चीज याद रखना है कि एब्साइसिजन प्रोसेस को एब्सिसिक एसिड भी कंट्रोल करता है और ऑक्सिन भी कंट्रोल करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो कमर्शियल यूजेस ऑफ ऑक्सिन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ऑक्सिन कमर्शियल लेवल पे भी बहुत अच्छे से यूज होता है सीडलेस फूड प्रोडक्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट एज अ हर्बिसाइड, अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रोल द फ्लावरिंग ऑल्सो इन द प्लांट। तो इस टाइप से बहुत सारे कमर्शियली लेवल पे भी ऑक्सिन को यूज किया जाता है। जैसे कि आप सबसे पहले यहां लिखा हुआ देख रहे हैं, नेचुरल ऑक्सिन्स है दो, IAA एंड IBA। ये दोनों हार्मोन
ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ऑक्सिन की वो एक्सटेंसिवली यूज होती हैं किसके लिए? पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए। पार्थेनोकार्पी आप सब लोगों को पता है, कुछ भी नहीं, सीडलेस फूड प्रोडक्शन। तो जनरली ये जो प्रैक्टिस है वो ग्रेप में अडेप्ट की जाती है। ग्रेप में जब सीडलेस फूड प्रोड्यूस करना होता है तब आईएए और आईबीए को यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेम कटिंग जब भी आप करते हैं तो देखा होगा आपने, रूटिंग को प्रमोट करने के लिए सेरेडिक्स इज नथिंग बट आईबीए का थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई किया जाता है। ओके, दैट पेस्ट इज एक्चुअली आईबीए। तो और वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ प्लांट के अंदर रूटिंग को प्रमोट करता है जनरली कटिंग्स में। तो आप देखते हैं कटिंग को जब हम प्लांट करने वाले होते हैं उससे पहले थोड़ा सा आईबीए को अप्लाई करते हैं, बिकॉज आईबीए इज नोन एज द रूटिंग हार्मोन। तो ये एक और क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, विच इज द रूटिंग हार्मोन। तो यहां आपको सिंपली बिना कुछ और ऑप्शंस को देखे आईबीए को टिक कर देना है। ठीक है, आईबीए इज नोन एज द रूटिंग हार्मोन। फिर आता है नेफ्थेरिक एसिटिक एसिड एंड 2,4-D। यह लिखा हुआ है दैट फ्लावरिंग पर्पस। ऑलरेडी हमने बात किया कि ये फ्रूट फ्लावर ड्रॉप को कंट्रोल करते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर इंक्रीज करते हैं, बट एट ऑलवेज लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 20 ppm। उसके बाद बात करते हैं कि यही दोनों हार्मोन 2,4-D की जब बात करते हैं तो ये जब हायर कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं तो ये हर्बिसाइड की तरह भी इस्तेमाल होता है। जनरली 2,4-D और 2,4-5-T दोनों ही हर्बिसाइड की तरह यूज होते हैं। 2,4-D डाइकॉट्स में डाइकॉट टाइप के जो मतलब कहते हैं कि चौड़ी पत्ती वाली जो खरपतवारें होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 2,4-D यूज होता है। वहीं जो 2,4,5-T है वो सकरी पत्ती वाली खरपतवार को रोकने में बड़ा इफेक्टिव है। तो 2,4-D जनरली यूज फॉर द डाइकॉट टाइप ऑफ वीड्स एंड 2,4,5-T फॉर द मोनोकॉट वीड्स। ओके, तो यहां आप लोगों को इनके हर्बिसाइड यूज भी पता लग गए। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप पोटैटो को स्टोर करते हैं तो उस टाइम पे स्प्राउटिंग होता है, बिकॉज पोटैटोज के ऊपर आइस प्रेजेंट होता है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि स्टोर करके रखा है आपने उसको इस पर्पस से स्टोर किया कि आप बाद में इसको यूज करने वाले हैं, तो वहां पे उन आइस की स्प्राउटिंग को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की स्प्रे मारते हैं। जनरली मैलिक हाइड्रोजाइड बहुत ज्यादा यूज होता है इस काम में, दैट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ ऑक्सीजन ओनली। अब बात करते हैं क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड भी इसको नाम दिया जाता है, दैट इज कंट्रोल द फ्लावरिंग इन वेजिटेबल क्रॉप्स as well as NAA also used in increasing the number of fruit crops like apple। ठीक है, तो ये सब कमर्शियल कुछ यूजेस थे ऑक्सीजन के। और जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं आपको आ जाएंगे यहाँ पर कि ऑक्सीजन कहाँ सिंथेसाइज होता है, प्लांट की कौन सी साइट पे सिंथेसाइज होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको आ जाता है कि कहाँ किससे सिंथेसाइज होता है, तो हमने प्रीकर्सर्स के बारे में बात किया, दोनों ही प्रीकर्सर हमने देखे। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, कुछ मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे कि एपिकल डोमिनेंसी, पार्थेनोकार्पी, फ्रूट ड्रॉप कंट्रोल, उसके बाद में हर्बिसाइड की तरह, और पाइनएप्पल में फीमेलनेस को प्रमोट करने में। तो ये कुछ कमर्शियल यूजेस और फिजियोलॉजिकल यूजेस हैं जो हाईली एसोसिएटेड हैं ऑक्सीजन से और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और जिब्रेलिन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन है जिब्रेलिन। हालांकि जिब्रेलिन पहला डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन हो सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ ये बहुत सालों तक जापान के बाहर ही नहीं आ पाया, इसीलिए शायद जिब्रेलिन को सेकंड डिस्कवर्ड हार्मोन का क्रेडिट मिला। तो जिब्रेलिन जनरली आप लोग जानते होंगे कि जापान के अंदर एक डिजीज स्प्रेड हुआ था जिसका नाम बकानी डिजीज बोला गया, और ऐसे सीडलिंग्स जिनके अंदर बकानी डिजीज हुआ उन सीडलिंग्स को फुलिश सीडलिंग कहा गया। फुलिश मतलब बेवकूफ सीडलिंग, फालतू में लंबे हुए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या था, अब साइंटिस्ट को थोड़ा परेशानी हुआ कि अगर आपके अनयूजुअली आपकी लेंथ बढ़ रही है आपके प्लांट्स की, तो कहने का क्या है कि वो लॉजिंग प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, और एक टॉलर प्लांट कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होता एग्रीकल्चर में। तो वहां पर जब उन स्टेम से आइसोलेट किया गया तो एक ऑर्गेनिज्म उन्हें मिला जो कि एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहा था, और वो केमिकल सब्सटेंसेस रेस्पॉन्सिबल था प्लांट की अनयूजुअल लेंथ के लिए या लंबाई के लिए। ठीक है, तो उस जब फंगस को बारे में बात किया गया तो उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकॉर्नी। क्या नाम था? जिब्रेला
फ्यूजिकॉर्नी, और इसी के नाम पर उस केमिकल सब्सटेंसेस को जो वो स्रावित कर रहा था, रिलीज कर रहा था, और उस केमिकल वजह से प्लांट के अंदर अनयूजुअल थिकनिंग हो रही थी, उसे क्या कहा गया, उसे नाम दे दिया गया जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन, ये जिब्रेला फ्यूजिकॉर्नी से ही नाम आया जिब्रेलिन। तो प्लांट के अंदर ऑक्सिन की तरह जिब्रेलिन भी बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि स्टेम इलॉन्गेशन, जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑल्सो। अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये जिब्रेलिक एसिड प्लांट के प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। बट बिफोर दैट वही हमारे 4 मेन क्वेश्चन कि किसने डिस्कवर्ड किया। तो जिब्रेलिक एसिड की जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो जाता है एक जापानीज साइंटिस्ट को, जिनका नाम है कुरासोवा। ठीक है, कुरासोवा। उसके बाद अगली बात आती है कि ये बनता कहां पर है। तो जिब्रेलिन जो है वो यंगर लीव्स में भी बनता है, सीड में भी इनकी बहुत अच्छी अमाउंट प्रेजेंट होती है, इमेच्योर सीड स्पेशली, पंपकिन सीड ले लो आप, मेज सीड ले लो, कोई भी सीड ले लो, इमेच्योर सीड्स में जिब्रेलिन की बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ऑक्सिन न्यू पार्ट्स में बनता है, जिब्रेलिक एसिड भी न्यू पार्ट्स में बनता है, एज वेल एज न्यू पार्ट्स के अलावा ये ओल्डर लीव्स में भी या ओल्डर पार्ट्स में भी बनता है। ठीक है, अब बात आती है कि जिब्रेलिन सिंथेसाइज कहां होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देख लिया कि जिब्रेलिन प्लांट के न्यू पोर्शन पे, यानी कि कहें तो शूट टिप, रूट टिप, एज वेल एज प्लांट के ओल्डर पोर्शन पे भी सिंथेसाइज होता है, और एक बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन, बहुत अच्छी अमाउंट प्लांट के सीड्स में भी मिलती है, जो कि जनरली इमेच्योर सीड्स होते हैं, जैसे पंपकिन का आप ले सकते हैं, मेज का। तो उन सारे सीड्स में भी जिब्रेलिक एसिड की बहुत अच्छी अमाउंट प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं कि जिब्रेलिन सिंथेसाइज किससे होता है, जिब्रेलिन के प्रीकर्सर्स क्या होते हैं। तो कई बार आप कई जगह लिखा हुआ देखेंगे, या आप जब कुछ अच्छा बुक्स पढ़ेंगे फिजियोलॉजी का, तो आपको वहां एक और चीज देखने को मिलेगा, दैट जिब्रेलिन आर आल्सो टर्म एज डाइटरपीन्स। ये डाइटरपीन्स क्या होता है, देखिए, नॉट ओनली जिब्रेलिन, बहुत सारे हार्मोन जैसे कि एब्सिसिक एसिड, ब्रेसिन स्टेरॉइड, ये कुछ और हार्मोन हैं जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, वो सब भी सारे हार्मोन्स जनरली टर्पीन्स ही बोले जाते हैं, क्योंकि वो भी सिंथेसाइज होते हैं टर्पीन से। अब ये टर्पीन्स क्या होते हैं, बिफोर टर्पीन्स में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, दैट आइसोप्रेनॉइड यूनिट। ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट क्या होती है, ये 5 कार्बन की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इन्हें बोला जाता है आइसोप्रेनॉइड यूनिट। जब 2 आइसोप्रेनॉइड यूनिट आपस में मिलती हैं तो जो बनता है 10 कार्बन, इज इट 10 कार्बन ही बनेगा, 5-5 कार्बन का, और ये 10 कार्बन कहलाते हैं क्या, एक टर्पीन। ओके, ऐसे ही जब 4 आइसोप्रेनॉइड यूनिट एक दूसरे से जुड़ेंगी तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 20 कार्बन। हमने 10 कार्बन वाले को टर्पीन बोला, तो 20 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे आप, डाइटर्पीन बोलेंगे। इसी टाइप से जब 30 कार्बन जुड़ेंगे, यानी कि कहने का मतलब है 6 आइसोप्रेनॉइड यूनिट आपस में जुड़ेंगे, तो ये क्या कहलाने लगेगा, फिर ट्राइटर्पीन्स कहलाने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए जिब्रेलिक एसिड्स को डाइटर्पीन बोलते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में जनरली आप जब देखते हैं तो 20 या 19 कार्बन आपको देखने को मिलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 20 कार्बन और 19 कार्बन में क्या डिफरेंशिएशन है, ये आपको एग्जाम में इतना पूछते भी नहीं है। ठीक है, तो जनरली जिब्रेलिन को अगर आप देखें तो ये 20 कार्बन से बना हुआ एक कंपाउंड है, इसीलिए इसको डाइटर्पीन भी बोलते हैं। डाइटर्पीन जो है 5-5 कार्बन की जब दो आइसोप्रेनॉइड यूनिट एक दूसरे से जुड़ती हैं तो एक टर्पीन बनता है, और इसी टाइप से जब 5-5 कार्बन की 4 आइसोप्रेनॉइड एक साथ जुड़ती हैं तो वो एक डाइटर्पीन बनता है। ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट आपको बहुत याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि साइटोकाइनिन में भी ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट कंट्रीब्यूट करती है सिंथेसिस में, और उसके अलावा जिब्रेलिक एसिड में भी ये कंट्रीब्यूट करती है सिंथेसिस में। चलिए अब बात करते हैं कि डाइटर्पीन्स की बात हो गई। अब ये टर्पिनॉइड्स, कहने का मतलब मैंने टर्पिनॉइड्स इसीलिए लिखा है यहाँ पर। अब आता है अगला प्रीकर्सर, दैट इज GGPP, जेनेराइल पायरोफॉस्फेट, जेनेराइल डाइफॉस्फेट भी आप बोल सकते हैं। और उसके बाद GGPP सिंथेसाइज करता है एंट काउरिन। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि एंट काउरिन इमीडिएट प्रीकर्सर है किसका, जिब्रेलिक एसिड का। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में एंट काउरिन नहीं मिलता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, GGPP आपको देखने को मिलेगा, आप जेनेराइल पायरोफॉस्फेट लगा सकते हैं। अगर आपको ये भी देखने को नहीं मिल रहा तो आपको टर्पिनॉइड या आइसोप्रेनॉइड यूनिट तो देखने को मिलेगा ही, वहां पर आप ये दोनों ऑप्शन पिक कर सकते हैं। जनरली आपको एंट काउरिन देखने को मिलेगा और आप बेफिक्र होके इसको आंसर लगा सकते हैं। एंट काउरिन वी कैन कंसीडर्ड एज द जिब्रेलिक प्रीकर्सर। चलिए, बात ये वाला हमारा हो ही गया कि कहां सिंथेसाइज होता है। अब आगे देखते हैं अगली स्लाइड्स में।
तो ये बात हम पहले से ही कर चुके थे कि जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी? कुरासोवा ने की थी। यहाँ ये वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, कुरासोवा द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट प्लांट हार्मोन। और किससे आइसोलेट किया गया था? जिब्रेला फ्यूजिकॉर्नी, जो कि फंगस थी, जो कि रेस्पॉन्सिबल थी अनयूजुअल थिकनिंग ऑफ राइस प्लांट्स। ठीक है, इसीलिए जिब्रेला फ्यूजिकॉर्नी नाम था, इसीलिए इसको जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन नाम दिया गया। उस डिजीज को बकानी बोला गया। और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया और आइसोलेट करके अपने अपने तरीके से लोगों के सामने लेके आए। जैसे अयबुटा एंड हयाशी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले आइसोलेट किया राइजोपस फंगस से। अपार्ट फ्रॉम दैट कुरासोवा ने भी इसको आइसोलेट किया। और इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट सोर्सेज से जिब्रेलिक एसिड्स को आइसोलेट किया। चलिए अब बात करते हैं एंटी जिब्रेलिन। तो एंटी जिब्रेलिन कुछ नहीं, वो सारे के सारे सब्सटेंसेज या प्रोडक्ट या कंपाउंड जो जिब्रेलिक एसिड के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इनिबिट करते हैं या एंटागोनिस्टिक मैनर में कंट्रोल करते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब उनके अपोजिट काम करते हैं। तो पिक्लोबुट्राजोल और यूनिकोनाजोल ये दोनों बड़े कॉमन एंटी जिब्रेलिन कहे जाते हैं कि ये जो जिब्रेलिन के जितने भी प्लांट प्रोसेसेस होते हैं ये उन सबको क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं या होने ही नहीं देते, इनिबिट कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चलिए अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। तो एक फंक्शन आपने हमेशा फिक्स करके रख लेना है। सबसे पहले तो सेल इलोंगेशन, जिब्रेलिन के साथ में सेल इलोंगेशन एकदम फिक्स कर लीजिए। ये प्रोसेस ऐसा है जो जिब्रेलिन से ही एसोसिएटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट बोल्टिंग यानी कि शूट इलोंगेशन, बोल्टिंग इज नथिंग बट इलोंगेशन ऑफ शूट। तो ये प्रोसेस भी जिब्रेलिन ही कंट्रोल करता है। यहां लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, बोल्टिंग इज नथिंग बट रोजेट ग्रोथ अंटिल एन एनवायरमेंट क्यू काउज देम टू बोल्ट। रोजेट क्या होता है? जब सीडलिंग ग्रो होता है, आपने देखा होगा बेस के पास में एक लीव्स का गुच्छा बनता है और वो लीफ का गुच्छा तब तक रहता है जब तक कि या दो तीन या 3-4 हफ्ते ना हो जाए। उसके बाद में से उसमें एक लॉन्ग बोल्ट निकलता है या शूट निकलती है, दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग प्रोसेस। अब वो शूट जो निकल रही है या बोल्टिंग जो हो रहा है वो कौन करता है कंट्रोल? वो जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए या बहुत सारे जब आप स्टोरिंग कंडीशन में रखते हैं इन ट्यूबर्स को, पोटैटो ट्यूबर्स को या बहुत सारे शक्कर्स वगैरह को, तो ये डोरमेंट होते हैं। तो जनरली आप जब इनको जर्मिनेशन के लिए लेके जाते हैं तो आप एक जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं और जैसे ही आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं ये डोरमेंसी ब्रेक करते हैं और जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट रूट ग्रोथ की अगर बात करें तो ये रूट ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। सिमिलर लाइक दिस, अगर आप देख रहे थे ऑक्सिन में हायर कॉन्सेंट्रेशन पे ऑक्सिन भी रूट ग्रोथ को इनिबिट कर रहा था। चलिए आगे बात करते हैं लीफ एक्सपेंशन। तो जो लीफ की ब्रॉडर है, यानी कि कहें तो लीफ का जो वाइड विड्थ है, हम बोलते हैं जो चौड़ाई है, उसको बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड रेस्पॉन्सिबल है। जनरली प्लांट की लीफ को बड़ा करता है, ब्रॉड करता है। ये सारे प्रोसेस किससे एसोसिएटेड है? ये जिब्रेलिक एसिड से एसोसिएटेड है। चलिए आगे देखते हैं और क्या प्रोसेसेस हैं कमर्शियल यूजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माल्टिंग ऑफ बार्ले, अब जितना भी ब्रीविंग इंडस्ट्रीज देखते हैं वहां सब पे जिब्रेलिक एसिड को हाईली यूज किया जाता है क्योंकि ये बार्ले की माल्टिंग को प्रमोट करता है। माल्टिंग इज नथिंग बट ये अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। बाय कंट्रोलिंग द अल्फा अमाइलेज एंजाइम एक्टिविटी इट प्रमोट द माल्टिंग ऑफ बार्ले। तो ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में इसका बहुत अच्छा यूज है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जिब्रेलिक एसिड को शुगर केन पे स्प्रे करते हैं तो ये शुगर केन में शुगर की ईल्ड बढ़ाता है बाय प्रमोटिंग द इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड इलोंगेशन को ये इंप्रूव कर देता है और इस वजह से क्या होता है? शुगर का ईल्ड इंक्रीज होता है। कई बार जिब्रेलिक एसिड के साथ में हम इथिलीन को भी यूज कर लेते हैं बिकॉज दैट कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो known to promote the sugar yield in the sugar canes. Apart from that, fruit production and seed production. अब ये सीड प्रोडक्शन क्या है? यहां आपको मैंने एक चीज बोला था जब ऑक्सिन पढ़ाया था कि ऑक्सिन फीमेलनेस को प्रमोट करता है और जिब्रेलिक एसिड किसको प्रमोट करता है? मेलनेस को प्रमोट करता है। तो जो जितना भी सीड इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे मेल प्लांट का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि वहां आपने बहुत सारे आई थिंक आपने ब्रीडिंग में भी पढ़ा होता है दैट आर लाइन, एम लाइन, ये मेंटेनर लाइन, रिस्टोरर लाइन, आपने ये पढ़ा होगा और आपने जनरली ये भी पढ़ा होगा कि सीड प्रोडक्शन के टाइम पे 10:1 का रेशो रखना है, 5:1 का रेशो रखना है।
तो दैट इज फीमेल नंबर, 10 इज नथिंग बट फीमेल नंबर ऑफ प्लांट और 1 इज नथिंग बट मेल नंबर ऑफ मेल प्लांट। ओके, तो ये जो सीड प्रोडक्शन होता है वहां मेलनेस को इंड्यूस करने के लिए जिब्रेलिक एसिड का बड़ा यूज होता है। तो बहुत सारी सीड इंडस्ट्रीज हैं जहां पर जिब्रेलिक एसिड का एक्सटेंसिवली यूज होता है, क्योंकि ये प्लांट के अंदर मेलनेस को प्रमोट करता है। मेलनेस का मतलब है एंथर्स और एंड्रोशियम ग्रोथ को प्रमोट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फूड प्रोडक्शन में भी सीडलेस फूड प्रोडक्शन, अगेन पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन की तरह जिब्रेलिक एसिड भी पार्थेनोकार्पी प्रमोट करता है। देखिए हमने देखा कि ऑक्सिन क्या प्रमोट कर रहा था, फ्रूट ग्रोथ, हाँ, तो यहाँ और पार्थेनोकार्पी भी प्रमोट कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेप में जिब्रेलिक एसिड हाईली यूज होता है पार्थेनोकार्पी प्रमोट करने के लिए, एज वेल एज नंबर ऑफ फ्रूट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको ये दो इमेजेस में समझ आ ही रहा होगा कि ये कमर्शियल यूजेस हैं जिब्रेलिक एसिड के। अब बात कर लेते हैं सिंथेटिक जिब्रेलिक एसिड्स की। क्या है सिंथेटिक जिब्रेलिक एसिड्स? तो जैसा हमने ऑक्सिन में देखा बहुत सारे एंटी ऑक्सिन्स, और अब हम देखेंगे कि एंटी जिब्रेलिक एसिड क्या है। तो फॉस्फोन-डी, AMO1618, साइकोसिल और एंजाइमिडोल, ये चारों के चारों एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। ये आपको हमेशा याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये आपको चारों याद होने चाहिए। ये सारे के सारे एंटी जिब्रेलिन हैं, सारे के सारे जिब्रेलिन के अपोजिट काम करते हैं, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या फिर रिवर्स कर देते हैं। ये AMO1618 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं। वियतनाम वार में इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ था। गूगल पे पढ़िएगा व्हाट इज AMO1618, तब आपको पता लगेगा। फॉस्फोन-डी भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ इनहिबिटर है जिब्रेलिक एसिड का, और साइकोसिल और एंजाइमिडोल, ये चार ग्रोथ इनहिबिटर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में, और आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जिब्रेलिक एसिड में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगेन वही जैसे हमने बात किया कि ऑक्सिन्स का, जिब्रेलिक एसिड में भी वही क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड को किसने डिस्कवर्ड किया, उसके बाद में जिब्रेलिक एसिड कहाँ सिंथेसाइज होता है, उसके बाद जिब्रेलिक एसिड किससे सिंथेसाइज होता है, क्या प्रीकर्सर है, फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, स्पेशली आप कमर्शियल यूजेस उसमें याद रखिए। मेलनेस को इंड्यूस करता है, सीड प्रोडक्शन में काम आता है, पार्थेनोकार्पी प्रमोट करता है, उसके अलावा माल्टिंग ऑफ बार्ले, इस टाइप से जो भी कमर्शियल यूजेस है वो हमने याद रखने हैं। और एक जो इनहिबिटर्स हैं उनका क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से जिब्रेलिक एसिड के इनहिबिटर्स हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। मे बी दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एग्जाम एज वेल एज। जुड़े रहिए। अभी ये हमारा एक ही पार्ट है, मतलब कह सकते हैं हमारी ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन की जो सीरीज है उसमें ये पहला लेक्चर था। इसी के साथ अब हम आने वाले अगले लेक्चर में बात करेंगे साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड के बारे में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।